आपको इस मार्केट में जीतने के लिए उसी लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा जो ग्रोइंग है। अब मैं टेक्निकल्स देखता हूँ, अब मैं फंडामेंटल्स देखता हूँ, अब मैं साइकोलॉजी को समझता हूँ, अब मैं मार्केट का जो मेन ब्रेथ है उसको मैं समझता हूँ। FII क्या कर रहा है, DII क्या कर रहा है। मिडिल क्लास से अगर नीचे कोई फैमिली है, लोअर क्लास, उसी फैमिली बैकग्राउंड से मैं आता हूँ। मेरा पापा रिक्शा चलाते थे उस टाइम पे एंड मम्मी जो है डे लेबर का काम करते थे। पर्पस एकदम क्लियर, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे सबसे अलग होना ही है और मुझे पैसा कमाना है। लेकिन जब इतना लॉस हो रहा था तो ये ख्याल आया मन में कि भाई अब नहीं करना, छोड़ देना। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के वो टिप्स जो आपने ठोकर खाकर सीखे, वो टिप्स क्या है? लक्ष्मी देवी से पहले आपको सरस्वती देवी को बुलाना पड़ता है। अर्निंग से पहले लर्निंग करना चाहिए। रातों रात पैसा बन जाएगा, 25 दिन में पैसा डबल। अब पैसा जब ग्रो होता है ना, मन में खुशी मिलती है बहुत, लेकिन जब पैसा ग्रो नहीं करता है, पैसा नीचे आ जाता है ना, थोड़ा पोर्टफोलियो रेट दिखता है आपको, उस टाइम पे लगता है यार देश खराब है, दुनिया खराब है, मोदी जी खराब है, एनालिस्ट खराब है। एक टाइम पे जापान में भी हुआ था कि 10 साल तक बुल रन, तो मुझे लगता है वी आर इन ए बुल रन। उस जगह पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे ट्रेंड है, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। प्रदीप जी, अगर कोई बिगनर है, आज शुरू करना चाह रहा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो उसको आप क्या सजेशन देंगे इन्वेस्टमेंट के लिए? कि 90% पीपल दे लूजिंग देयर मनी इन स्टॉक मार्केट, दे नो बुल रन पे क्या होता है ना, गाधा घोड़ा सब भागता है। तो मेरा थर्ड प्रिंसिपल यही है, कुछ भी हो जाए मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। आप, मैं और मार्केट तीनों ऊपर ही जाने वाले हैं, ये तो पक्का है। ठीक है, लोगों के पास पैसे का कमी नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे लोग आता है उनके पास 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ भी कैश लेके बैठा है आदमी की कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। कोई भी प्लेटफॉर्म में मैंने ऐसे बताया नहीं, लेकिन मेरे पास एक स्क्रीनर है, मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है वो स्क्रीनर। तो मेरा सीक्रेट तो मैम यही है। चलिए, बड़े सीक्रेट इज आउट ऑफ द बैग नाउ। बहुत सारे यूथ है, दे आर कंफ्यूज। जो प्रदीप हल्दर ने पहली बार इन्वेस्ट किया तो क्या सोचा, क्या समझ के इन्वेस्ट किया और आपके हाथ जले क्या? इतना बड़ा मार्केट है ये, जहाँ पे हजारों करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है डेली। छोटी सी क्लास हो जाए कि टेक्निकल एनालिसिस करते कैसे हैं? हाँ, ऑब्वियसली फाइन। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जोखिम से भरे स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव में आपकी नैया पार लगती है सही एक्सपर्ट की सही सलाह से। तो कैसे करना है मार्केट में इन्वेस्ट, कैसे फेस करना है मार्केट के उतार चढ़ाव को, और कब है सही टाइम मार्केट में इन्वेस्ट करने का, और कब है सही टाइम मार्केट से एग्जिट लेने का, कब खरीदना है, कब बेचना है, और क्या इशारा करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स। आज का हमारा शो कर देगा आपके सारे डाउट्स क्लियर और बताएगा आपको कि एक आम आदमी को किस तरीके से करना चाहिए शेयर मार्केट में निवेश। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए DRS इनसाइट्स के दिल्ली के स्टूडियो में आज मौजूद है एक खास शख्सियत जिनकी राय का आप करते हैं बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है आज PhD कैपिटल के फाउंडर एंड CEO प्रदीप हल्दर जी। प्रदीप जी, स्वागत है आपका DRS इनसाइट्स के आज स्टूडियो में। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी ऑन योर स्टूडियो एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड आपने बुलाया और मैं नहीं आऊँगा ऐसा तो नहीं हो सकता। बिजी शेड्यूल है बहुत, बट फिर भी थैंक यू रियली सो मच। प्रदीप जी, अभी तक जो DRS इनसाइट्स के हम लाइव शोज करते थे उसमें आप कोलकाता से लाइव रहते थे हमारे साथ। आज हम आमने सामने बैठ के पहली बात कर रहे हैं। कैसा लग रहा है DRS इनसाइट्स पे आमने सामने आकर? बहुत ही अच्छा लगा एंड मैं तो सोचा नहीं था कि एकदम फेस टू फेस हमारा इतना अच्छा एक पॉडकास्ट भी शूट हो जाएगा। इसके लिए थैंक यू सो मच आपको एंड आपके टीम को। प्रदीप जी, मुझे ये बताइए कि 14 साल के बच्चे के मन में क्या आया कि उसने फाइनेंशियल मार्केट्स का रुख कर लिया? ऐसा कैसे हुआ? मेरा जर्नी जब शुरू किया था ना, तब मेरा 11 साल का एज था। तो मिडिल क्लास से अगर नीचे कोई फैमिली है, लोअर क्लास, उसी फैमिली बैकग्राउंड से मैं आता हूँ। सो व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर, सो मेरा पापा रिक्शा चलाते थे उस टाइम पे एंड मम्मी जो है डे लेबर का काम करते थे। एक चीज़ जो होता है ना मिडिल क्लास जैसे फैमिली में, कि पैसों, जो पढ़ाई को लेके ना पैसों का बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो मैंने भी बहुत फेस किया एंड उस टाइम पे मेरा जो प्राइवेट ट्यूटर थे उनके भी जो फीस है मतलब 200 रुपीज़ था पर मंथ, वो भी देने के लिए मेरे फैमिली के पास पैसा नहीं था। लेकिन एक चीज़, जो पर्पस, जो भूख था, वो मेरे अंदर था कि पैसा चाहिए। क्योंकि मैं डेली ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा हूँ जहाँ पे
खाने के लिए कुछ नहीं है, जहाँ पे कल मैं क्या खाऊंगा उसके लिए कुछ नहीं है। पापा स्ट्रगल कर रहा है, मम्मी स्ट्रगल कर रहा है, मेरा तो दीदी था, मतलब अभी तो शादी हो गया मेरा दीदी का, तो जो मेरा बड़े सिस्टर थे ना, उन लोगों का शादी भी होगा कि नहीं, ऐसा भी सिचुएशंस था। तो ऐसे फैमिली से मैं बिलोंग करता था। तो उस टाइम पे जो मैंने मीटिंग पे गया, बहुत सारे लोगों से मीट किया। मेरा गांव में मेरा भैया था, वो कॉमर्स लेके पढ़ाई करता था, तो उन्होंने मुझे बताया आप कॉमर्स ले लो क्योंकि आप तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो। तो उस टाइम पे मैंने पहली बार मेरा मम्मी के नाम से डीमैट अकाउंट ओपन किया, और उसके बाद पहली बार मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, मेरा जर्नी। राइट, जब लोग पहली बार इन्वेस्ट करते हैं तो कई बार ऐसा किस्सा सुनने में आता है कि अपने हाथ जला बैठते हैं। तो जब प्रदीप हल्दर ने पहली बार इन्वेस्ट किया तो क्या सोचा, क्या समझ के इन्वेस्ट किया, और आपके हाथ जले क्या? ऑब्वियसली मेरा हाथ भी बहुत जला, एंड मैंने तीन बार मेरा मम्मी का जो अकाउंट है ना, वो मतलब ज़ीरो किया ट्रेड करके। मैंने फ्यूचर ऑप्शन करके ज़ीरो किया। उसके बाद मैंने जो टिप्स कंपनी है, उस टाइम पे एमपी मध्य प्रदेश इंदौर में बहुत सारे फ्रॉड कंपनी थे। मतलब आप कहीं पे भी ना डीमैट अकाउंट ओपन करते थे आज से 8 साल 10 साल 12 साल पहले, दे कॉल यू, एंड कॉल करने के बाद उनका एक अलग से स्टाइल है, आप हमारे साथ जुड़ जाओ और आपको हम बहुत पैसा बना देंगे। तो मैं भी उस टाइम पे समझना का मतलब उतना समझ मेरे अंदर था ही नहीं। कहते हैं ना कि ठोकर खा के ही समझ आता है, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने उनका बात सुना, उनको पे किया, और उन्होंने जो मुझे टिप्स दिया उस टिप्स में मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया। सेम अगेन लॉस। फिर मैंने अगेन लोन लेके आया और मम्मी को बताया था लास्ट टाइम आप मेरे को जब पैसा दे दो। मम्मी मेरे ऊपर इसलिए भरोसा करता था उस टाइम पे क्योंकि उनको भी कोई वे नहीं था कि मैं छोटा हूँ फिर भी एटलीस्ट उसका कुछ हो जाए। अभी हमारे फैमिली बैकग्राउंड ऐसा भी नहीं है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर या तो कोई अलग अलग प्रोफेशन में जो पढ़ाई करें, जो थोड़ा बहुत ये करके अगर कुछ हो पाता है, तो ऐसा फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। और उस टाइम पे मैंने जो स्टॉक मार्केट का जर्नी है ऐसा स्टार्ट किया, और जो इंदौर का कंपनी है उन्होंने मेरे को पैसा बहुत लॉस कराया। तो आपका जो मेन क्वेश्चन है कि मैंने लॉस किया है कि नहीं, मैंने बहुत बार मेरा अकाउंट ज़ीरो किया, उसके बाद मैं फिर से बाउंस बैक किया। लेकिन जब इतना लॉस हो रहा था तो ये ख्याल आया मन में कि भाई अब नहीं करना, छोड़ देना है? कितना लॉस सही? बहुत बार आया ऐसा, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे तो दिमाग पे बहुत बार ऐसा आया। इनफैक्ट बहुत बार मैं डिप्रेशन में भी जा चुका हूँ कि इतना लॉस है, कैसे मैं मैनेज करूँगा। लेकिन उस टाइम पे मेरा जो घर के नियर एक इस्कॉन टेम्पल थे, तो मैं वहाँ पे जाता था। तो वहाँ पे जाने के बाद भगवान का प्रसाद, वहाँ पे लोगों को सेवा करना, भगवान का प्रसाद लेना, सब कुछ मैं वहाँ पे एक पुजारी प्रभु थे इस्कॉन टेम्पल के, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया अबाउट द भगवद गीता एंड स्पिरिचुअल काइंड ऑफ थिंग। तो वहाँ से मैं मोटिवेट था बहुत, एंड इसके वजह से ना वो हिम्मत था कि नहीं, जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर उस टाइम पे बिल्ड हुआ ना, तब मुझे वो पता नहीं था कि उसको कॉन्फिडेंस बोलता भी है। कॉन्फिडेंस का भी तो एक डेफिनेशन है, राइट? तो तब मुझे ना पता नहीं था ये कॉन्फिडेंस है, तो मैं बस फ्लो में चलता गया। लेकिन एक चीज़ मुझे पता था, पर्पस एकदम क्लियर, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे सबसे अलग होना ही है और मुझे पैसा कमाना है। बाकी मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम पे। धीरे धीरे साल चलता गया, कुछ महीना बीतते गया, उसके बाद जाके मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं तो एक फ्लो में हूँ, और इनफैक्ट अभी भी मैं एक फ्लो में ही चल रहा हूँ। सो उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में समझ में आया। लेकिन मैं बहुत डिप्रेशन में गया, लेकिन बाई लकीली गॉड का ब्लेसिंग, सब लोगों का ब्लेसिंग, मम्मी पापा का ब्लेसिंग, मुझे लगा कि डेफिनेटली आई एम ए ब्लेस्ड बॉय, क्योंकि इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी मैं तो टूटा नहीं, मैं हर बार बाउंस बैक किया। कहते हैं सक्सेस से बड़ा टीचर होता है फेलियर। तो फेलियर ने सबक कौन कौन से प्रदीप जी ने सीखे अपने फेलियर से जो आज भी याद हैं? मैंने उस टाइम पे जो मेन फेलियर किया वो है, थोड़ा मुझे लगा कि लेट मैंने सीखना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कोई आके मुझे हेल्प करेगा। ठीक है, एक्चुअल में रियल लाइफ में कोई आके आपको हेल्प नहीं करता। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, इफ़ यू डोंट हेल्प योरसेल्फ, नोबडी कैन हेल्प योरसेल्फ। अगर दुनिया में आप खुद को नहीं हेल्प कर पाओगे, दुनिया का कोई ताकत आके आपको हेल्प नहीं कर सकता। तो उस टाइम पे मुझे लगा था कोई ऐसा आएगा, मुझे अपना हाथ दे के उठा के लेके जाएगा, ऐसा। तो एक टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कोई नहीं आता, आपको ही सीखना पड़ेगा, आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। तो वो एक चीज़ जो मैंने बहुत लेट से स्टार्ट किया था ना, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा पहले स्टार्ट करना चाहिए था, तो फिर मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा ग्रो कर पाता। सेकेंड चीज़ कि जब आपका एज बहुत कम होता है ना, तब पेशेंस नहीं रहता। तो पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है
कि पेशेंस अगर नहीं होता, स्पेशली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, तो ऑल अबाउट द पेशेंस, क्योंकि 30-40% यू कैन यूज द टेक्निकल थिंग्स, बट 80% 70% थिंग्स आपको साइकोलॉजी पे खेलना होता है। तो उस टाइम पे साइकोलॉजी ज़्यादा पता नहीं थे। फिलहाल मुझे हेल्प इसलिए मिला क्योंकि मैं बहुत अलग अलग लोगों के साथ कनेक्टेड था और मंदिर जाता था, स्पिरिचुअल था। तो यही जो संगत है ना, मुझे बहुत मोटिवेट किया और मैं आगे बढ़ता गया। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के वो टिप्स जो आपने ठोकर खाकर सीखे, वो टिप्स क्या है? देखिए, मैंने फ्यूचर ऑप्शंस किया, मैंने लॉस किया, मैंने इंटरनेट ट्रेडिंग किया, मैंने उस ज़माने में लॉस किया, मैंने स्विंग किया, मैंने लॉस किया। और अभी ना बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेड करेंगे और बहुत सारा पैसा आ जाएगा। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। मेन द थिंग इज़ कि एवरीबडी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव, एवरीबडी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशंस। तो कोई टेक्निकल एनालिसिस फॉलो कर रहा है, कोई फंडामेंटल एनालिसिस फॉलो कर रहा है। अब टेक्निकली इतना ज़्यादा अलग अलग कैंडल्स है, पैरामीटर्स है, अब सब तो आप नहीं सीख सकते हो। मान लो आप सब सीखोगे, सीखने के बाद भी सब कुछ अप्लाई आप नहीं कर सकते हो पर्टिकुलर उसी सेम टाइम पे। अगर आप आज से स्टॉक मार्केट सीखना स्टार्ट किया ना, आप देखेंगे इतना ज़्यादा इकोनॉमी को लेके बात है, इतना ज़्यादा टेक्निकल को लेके बात है, इतना ज़्यादा फंडामेंटल को लेके बात है, उसके बाद भी नोबडी कैन प्रिडिक्ट द स्टॉक मार्केट। एक्चुअल में फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ, जिसको पता होगा कल क्या होगा उस दिन मार्केट ही बंद हो जाएगा। किसी को कुछ नहीं पता कि मार्केट क्या होगा। हम एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड जो बेसिक्स थिंग्स है ना, उसको ही एक पूरा सब कुछ कॉम्बिनेशन करके ना एक रिप्रेजेंटेशन बना सकते, एक पर्सपेक्टिव बना सकते कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज हो रहा है। बस इतना ही। मैंने उस टाइम पे जो है टेक्निकल एनालिसिस सीखा, मैंने उस टाइम पे फंडामेंटल एनालिसिस सीखना स्टार्ट किया। मैंने साइकोलॉजी पे, एक्चुअल बैकग्राउंड ऐसा था कि साइकोलॉजी पे तो फोकस करना ही था, और मैं जिंदा ही था मैनिफेस्टेशन और कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि पैसा नहीं थे, कुछ नहीं था, ना फ्रेंड सर्कल, कोई जानता नहीं था उस टाइम पे मुझे। तो मेरा दिमाग पे वो था कि एक चीज़ तो मुझे सीखना है। और जो मेरा प्राइवेट ट्यूटर थे उन्होंने मुझे बताया था कि प्रदीप पहले तुम सीखो, क्योंकि मैं हमेशा यही बात अभी बोलता हूँ कि लक्ष्मी देवी से पहले आपको सरस्वती देवी को बुलाना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है ना, वो आप पैसा टिकता नहीं है। मैंने बहुत बार ऐसा हुआ कि पैसा आया, वो पैसा अपना खुद के पास में टिकता नहीं, वो चले जाता है अपने आप। तो इसीलिए जब आपके पास नॉलेज होगा ना, देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज द मनी, एंड व्हेन यू नो हाउ टू मैनेज द मनी, एक्चुअली यू आर ग्रोइंग दैट टाइम। अदरवाइज वो हो नहीं पाता। सो ऑलवेज ऐसा मेरा बिलीव है कि अर्निंग से पहले लर्निंग करना चाहिए, जो कि मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे ग्रो करता गया। तो आपने कहा अर्निंग से पहले लर्निंग करनी चाहिए, और कहते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जो आप लर्न करते हैं, दैट ऑल्सो गिव्स यू अ लर्निंग। ऑब्वियसली, क्योंकि डेली बेसिस पे आपका फेलियर हो रहा है, एंड ऑब्वियसली योर सक्सेस कम फ्रॉम योर फेलियर। अगर आप बार बार भूल नहीं करोगे ना, वो समझ में नहीं आएगा आपको। बिल्कुल। जो प्रदीप जी पहले इन्वेस्ट करते थे और आज इन्वेस्ट करते हैं, फर्क क्या है? पहले जब मैं इन्वेस्ट करता था तब मैं सोचता था कि जैसे कि आज बिगिनर सोचते हैं कि मैं तो रातों रात 7 करोड़, तो जो अक्षय कुमार का एक मीम है ना कि रातों रात पैसा बन जाएगा, 25 दिन में पैसा डबल, लक्ष्मी चिट फंड, कुछ ऐसा होगा, रातों रात पैसा बनने वाला है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तब मैं ऐसा सोचता था, मैं सोचता था कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और मैं कहीं पे तो कोई एक स्विच होगा, मैं ऐसे प्रेस करूंगा और पैसा आ जाएगा मेरे पास। लेकिन अभी जब मैं रियलिटी को समझता हूँ, एक 11-12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, अब मैं टेक्निकल्स देखता हूँ, अब मैं फंडामेंटल्स देखता हूँ, अब मैं साइकोलॉजी को समझता हूँ, अब मैं मार्केट का जो मेन ब्रेथ है उसको मैं समझता हूँ। FII क्या कर रहा है, DII क्या कर रहा है, साइकोलॉजी इन्वेस्टर्स का क्या है, मार्केट कब कितना नीचे गिर सकता है, मतलब पूरा मैं जो फॉलो करता हूँ STF, S फॉर सेंटिमेंटल, T फॉर टेक्निकल, F फॉर फंडामेंटल। सो STF मेथड से मैं कोई भी स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ। अगर वो कंपनी अपना डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस के ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए कोई भी कंपनी मेन, अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, देखता हूँ उसका सेल्स क्या है, रेवेन्यू क्या है, बिकॉज आई बिलीव एक कंपनी का आत्मा होता है सेल्स। सो अगर वो सेल्स ही नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स दे आर नॉट जनरेटिंग द रेवेन्यू, राइट। सो रेवेन्यू अगर जनरेट नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली वो अपना जो EBITDA है, EPS है, जो प्रॉफिट जो है वो पोस्ट नहीं कर पाएगा। जो लिक्विडेशन होता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी का सेल्स, टर्नओवर, बैलेंस शीट, कंपनी के पास कितना लोन है। अभी बहुत सारे कंपनी अच्छा है, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन दे हैव 1000 करोड़ ऑफ लोन्स। लेकिन वही है कि आपको देखना पड़ेगा। तो पहले का तो ये सब नॉलेज नहीं था,
पहले मैं सोचता था बस किसी से कुछ टिप ले लूं। हाँ, सो इसीलिए टिप्स वो रेस्टोरेंट में मिलता है, टिप्स स्टॉक्स मार्केट में नहीं होता है। फिर भी हम काम ही करते हैं ऐसा कि एडवाइस, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, रिसर्च रिपोर्ट बनाना, ये सब। तो अभी का जो है ना, अभी तो मुझे लगता है कि सॉलिड नॉलेज है एकदम, लेकिन आज से 10-11 साल पहले ये सब कुछ नहीं था। और अभी मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ, ये सब कुछ देख के, सोच कर, उसके बाद समझने के बाद मैं इन्वेस्ट करता हूँ। STF का S तो समझा दिया, T और F भी समझा दीजिए। S फॉर सेंटिमेंटल, T फॉर टेक्निकल, F फॉर फंडामेंटल। टेक्निकल मीन्स आप फंडामेंटल पे, जैसे कि मान लीजिए ITC, दिस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ठीक है, जैसे कि ITC, तो ITC का आप देखेंगे पैड बहुत अच्छा है, बैलेंस शीट बहुत अच्छा है, लेकिन ITC अभी तो लास्ट 2-3 साल से चल रहा है, लेकिन 2-3 साल से पहले 5 साल 7 साल चला नहीं था, ठीक है। तो एक कंपनी फंडामेंटली अच्छा हो सकता है, लेकिन कंपनी कैसे कब ग्रो करेगा, ये टेक्निकल एनालिसिस से आप कर सकते हो। एंड जब आपको टेक्निकल एनालिसिस पता चलेगा ना, तभी आपको एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है नेक्स्ट मूवमेंट। क्योंकि बहुत सारा न्यूज में मैं शो भी करता हूँ, आप देखेंगे आई थिंक। सो इस बीच एक ब्रेकआउट आ रहा है। एक छोटी सी क्लास हो जाए कि टेक्निकल एनालिसिस करते कैसे हैं। हाँ, ऑब्वियसली फाइन। देखिए टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैंडल्स अलग अलग होता है। सो जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हम फॉलो करते हैं ना, यहाँ पे मेन जो कैंडल्स, टेक्निकल एनालिसिस नॉट एनीथिंग, ओनली फॉर हिस्ट्री को कैसे हमने देखा, हिस्ट्री में कैसे परफॉर्मेंस था कोई भी कंपनी, कोई भी स्टॉक्स, हिस्ट्री को जान के प्रिडिक्ट द फ्यूचर बिहेवियर इन द पास्ट एनालिसिस हम करके देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ है और उसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। अब जब ये टेक्निकल एनालिसिस पहली बार आया था ना, तो पैटर्न आइडेंटिफिकेशन होता है कि पैटर्न में कैसे पास्ट में हुआ था, ऐसा फ्यूचर में कैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी, आपका लाइफ का, मेरा लाइफ का, एवरीबॉडी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो आपका एक अलग जर्नी है, मेरा एक अलग जर्नी है। अब मेरा पास्ट को अगर आप देखोगे तभी जाके मेरा फ्यूचर आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। अगर कल को मेरे कुछ भी लाइफ में अप डाउन हो गया, आई डोंट केयर, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी सेम, मैं तो रियल लाइफ के साथ स्टॉक मार्केट को ऑलवेज कनेक्ट करता हूं। मैं, मुझे लगता है कि कोई भी स्टॉक्स, मान लीजिए वीकली बेसिस, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हायर हाई क्लोजिंग दे रहा है, मतलब वो बुलिश ट्रेंड में है, अच्छा ट्रेंड में है, तो उस जगह पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे ट्रेंड है, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मैं ऐसे ही मजाक पे कह देता हूँ, मेरा बहुत सारा दोस्त है जो आजकल कुछ नहीं कर रहा है। वो सोचता है कि और भी 5 साल बाद स्टार्ट करूंगा, 10 साल बाद स्टार्ट करूंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा पास्ट कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। पास्ट बैकग्राउंड नहीं होगा ना, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे ही आप देखेंगे कोई पहला MLA होता है, MP होता है, मिनिस्टर होता है, उसके बाद CM, उसके बाद PM। तो ऐसा एक बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। वैसे ही कोई स्टॉक्स में आप देखोगे, अगर वो स्टॉक्स डेली बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, वीकली बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, मंथली बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, अल्टीमेटली वो स्टॉक ग्रोथ नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट पे हम आए, कोई भी स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनको टेक्निकल समझ में नहीं आता, फंडामेंटल समझ में नहीं आता। तो मुझे लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है, सिर्फ पास्ट को देखना, समझना कि पास्ट में क्या हुआ है, उसके बेसिस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। चलिए S और T होगा या F? फंडामेंटल्स कैसे समझे जाएं किसी कंपनी के इन्वेस्ट करने से पहले? फंडामेंटल पे भी देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट, बट मैं जो फॉलो करता हूँ बेसिकली, मैं तो सीधा पहले देख लेता हूँ कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है। कोई कंपनी 200 करोड़ का है, कोई कंपनी 500 करोड़ का है, कोई कंपनी 2000 करोड़ का है, कोई कंपनी 2 लाख करोड़ का है। जितना मार्केट कैप ज्यादा होगा उतना ज्यादा लिक्विडिटी है। तो जितना ज़्यादा लिक्विडिटी होगा ना, आपका बाइंग सेलिंग कैपेसिटी जब आप करोगे ना, तो फ्लैक्चुएशन ज़्यादा नहीं होता। सपोज एग्जांपल, आप HDFC बैंक अभी 200 करोड़ का बाई कर लो, 5 पॉइंट भी नहीं हिलने वाला HDFC बैंक, लेकिन वही मैं 200 करोड़ की एक स्मॉल कैप में लगा दूँ तो 10-15 दिन आपार सर्किट 10% चलता रहेगा। तो यही है, पहले तो मैं देख लेता हूँ कि लिक्विडिटी क्या है। सेकेंड मैं देखता हूँ कंपनी का मेन रेवेन्यू, कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अगर कंपनी रेवेन्यू ईयर टू ईयर बेसिस पे, मान लो लास्ट 5 साल का एक बार ट्रैक रिकॉर्ड में देख लेता हूँ, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड में देख लेता हूँ, वही है सेम। जो बच्चा लास्ट 10 साल से पढ़ाई नहीं किया, एक दिन में पढ़ाई करता है, तो आप बिलीव करोगे? ऑब्वियसली नो।
है ना, राइट। सो यही है कि कोई कंपनी मान लो 5 साल से रेवेन्यू ही जनरेट नहीं कर रहा है, तुरंत एक क्वार्टर में कुछ अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है, तो वहां पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई बिलीव कि लास्ट 5 साल 10 साल का क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस या 2 ईयर बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस पे कितना रेवेन्यू हुआ है। और थर्ड मैं देखता हूँ कंपनी का पैट क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक्चुअल में क्या कंपनी कमा रहा है, अल्टीमेटली लॉस में है। थर्ड फोर्थ मैं देखता हूँ कंपनी के पास कोई लोन है कि नहीं, उसके बाद देखता हूँ प्रोमोटर होल्डिंग्स कैसा है, कंपनी का जो खुद प्रोमोटर है, अगर आई बिलीव अगर मैं प्रोमोटर हूँ, अगर मेरे पास ही कंपनी का स्टेक कुछ भी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत कम है, तो ऐसे कंपनी को मैं थोड़ा इग्नोर करता हूँ। अब इसको लेके भी मैम बहुत सारे कंट्रोवर्सी है, नहीं पब्लिक में तो इसीलिए आते हैं क्योंकि पब्लिक होल्डिंग होना चाहिए। आई बिलीव एटलीस्ट प्रोमोटर स्टेक अच्छा खासा होना चाहिए एंड प्रोमोटर के पास जो है अपना खुद का स्टॉक्स होना चाहिए। अगर जो मालिक जो प्रोमोटर जिसने स्टार्ट किया उसके पास ये स्टेक नहीं है तो कंपनी क्या होगा इन फ्यूचर। और जो मैंने बताया लोन, बहुत सारे कंपनी के पास ना लोन होता है, बहुत डेट होता है बहुत। आपको याद है अनिल अंबानी ग्रुप, एक टाइम पे स्विट्जरलैंड ग्रुप, जेपी ग्रुप, सारे कंपनी क्या है ना चला गया है मार्केट से, ऑलमोस्ट अभी नहीं परफॉर्म करता, बिकॉज स्विट्जरलैंड अभी परफॉर्म कर रहा है। द थिंग इज की जितने भी बड़े बड़े बिलियनियर्स ऊपर से नीचे आज गिरा है ना लोन की वजह से, डेट की वजह से, जितना ज्यादा डेट उतना ज्यादा टेंशन, तो टेंशन कम करो, मतलब लोन थोड़ा कम होना चाहिए। और थर्ड थिंग मैं देख लेता हूँ कि कंपनी के पास रिजर्व कितना है, कैश कितना है, बैलेंस शीट। तो ऐसा कुछ पैरामीटर्स मेरा अपना एक दुनिया है, मैं उसको देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, समझता हूँ कि क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे मैं कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ। चलिए प्रदीप जी, अगर कोई बिगनर है आज शुरू करना चाह रहा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, क्योंकि आप तो अब कई सालों का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं और आपने शुरुआत भी देखी है और आप अपना अच्छा एरा भी देख रहे हैं, तो उसको आप क्या सजेशन देंगे इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए मैं हमेशा 3 चीज़ फॉलो करता हूँ जी। मुझे लगता है एक तो है समय, एक है स्वयं और एक है समझ। समय, टाइमिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप राइट टाइम नहीं कर पा रहे हो मार्केट को, और मुझे तो लगता है कि मार्केट को आप कभी टाइम नहीं कर सकते हो एक्चुअल में, क्योंकि नोबडी नोस कि मार्केट क्या होने वाला है। फिर भी थोड़ा बहुत टेक्निकल फंडामेंटल साइकोलॉजी के बारे में अगर पढ़ोगे आप तो मार्केट को थोड़ा बहुत आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि कितना होना चाहिए। तो एक तो हो गया अपना समय, टाइम। सेकंड है समझ, अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट को लेके आपका पढ़ाई कितना है, नॉलेज कितना है। सो ये जो है 3 चीज इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आपके अंडरस्टैंडिंग कितना है मार्केट को लेके, नॉलेज कितना है। अगर नॉलेज आप एवरी डे ग्रो कर रहे हो, एवरी डे आप समझ रहे हो मार्केट के बारे में, क्योंकि मार्केट जो है ना मैम एक दिन का नहीं है, 2 दिन का गेम नहीं है, आपको सालों साल टाइम देना पड़ेगा। अब जब कोई भी एनालिस्ट बन रहा है ना, वो 2-1 दिन 6 महीने 1 साल का परफॉर्मेंस नहीं है, 8-8 10 साल 12 साल 15 साल बात करते करते चीज़ों को समझते, क्योंकि इकोनॉमी जो है मुझे जितना समझ में आया इजी नहीं है, बहुत टफ है। और इसको समझने के लिए ना आपको 1 डिकेड 2 डिकेड देना पड़ेगा। दैट इज वाई आप देखेंगे यंग लोग एनालिस्ट बन नहीं पाते, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता है उतना। अब मैक्सिमम देखेंगे एज है 40, 50, 70, कम एज में एनालिस्ट बहुत कम होता है क्योंकि समझ ही नहीं है। और मुझे लगता है कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेशेंस अगर आप रखते हो मार्केट पे, और कोई भी स्टॉक्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया कुछ पढ़ाई करके, उसके बाद पेशेंस नहीं है, जैसे कि मान लो निफ्टी आज के डेट में हम जिस टाइम पे शूट कर रहे हैं 25,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। सो ऑब्वियसली लास्ट 1.5-2 महीने में आपने देखा कि इतना रैली हो गया। सो इमीडिएट लेवल पे अभी 30,000 नहीं होने वाला। आप इंडिया का डेटा भी देखेंगे ना कि लास्ट 2015 से 2025 तक ईच एंड एवरी ईयर नॉन स्टॉप मार्केट भाग रहा है, ईयर टू ईयर बेसिस पे। लेकिन 2015 में ईयर टू ईयर बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग दिया था। तो एक चीज तो क्या है, इंडिया का अभी दौर चल रहा है, और कहीं ना कहीं पहले इंडिया को लेके लोगों का एक व्यू था अलग, अभी लोग इंडिया के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, FII लोग बाहर से इंडिया पे आ रहा है। इनफैक्ट देयर आर मेनी प्रेसिडेंट एंड PM दे केम एंड जॉइन टू इंडिया बिकॉज अपना G20 एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स जो है हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं ना। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इमेज तो बदला है लास्ट 10 सालों में। मतलब मैं उस टाइम पे जब 2015-2016 पे ट्रेड करता था, FII अगर नहीं बाय कर रहे ना तो मार्केट उस टाइम पे चलता नहीं था। मतलब 2-4-5 महीना मार्केट चलना नहीं चल रहा है, बहुत वॉलेटाइल है। लेकिन आज के डेट में देखिए, आप कभी एवरीडे न्यूज आता है FII नहीं आ रहा है, FII ने सेल कर दिया, लेकिन मार्केट में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारा एम्फी का डेटा के हिसाब से भी एज पर द एम्फी 25,000 26,000 करोड़ एवरी मंथ इनफ्लो आ रहा है।
जो DIIs है, हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी ज़माना थोड़ा बदल गया है, सीन थोड़ा अलग है। नेक्स्ट, जैसे कि एक टाइम पे जापान में भी हुआ था कि 10 साल तक बुल रन, तो मुझे लगता है वी आर इन ए बुल रन। नेक्स्ट 2030 2035 तक तो इंडिया और ग्रो करने वाले। प्रदीप जी, यू वर टॉकिंग अबाउट बुल रन। अब मार्केट में कहते हैं कि लॉस लोगों को ज्यादातर होता है, उसकी सबसे बड़ा कारण है ग्रीड। तो जब सक्सेस हो, जब बुल रन हो, मार्केट अच्छा चल रहा है, कई बार लोग उसमें ओवर एंथुजियास्टिक होकर भी मुंह की खा जाते हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं दैट यू स्टैंड बाय, और जिनमें आप चाहे कितने भी लुभावना लगे, कितना भी कंपेलिंग लगे, पर आप उन प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ते इन्वेस्टमेंट को लेकर मार्केट। देखिए मैम, मुझे लगता है कि ग्रीड जो है ना, ये कभी कम नहीं होने वाला। ये मतलब उस जमाने में, आज से 5400 साल पहले भी जब भगवान श्री कृष्ण का लीला हुआ था ना, उस टाइम पे माया देवी था। तो उस टाइम पे का जो माया देवी था ना, आज के डेट में है वो इमोशन, दैट्स कॉल। तो ये तब भी था, अभी भी है, बाद में भी रहने वाला है। सो जैसे कि मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि एवरीबॉडी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, उनका एक अलग सा ऑरा है। मेरा भूख बहुत है तो मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, किसी का भूख थोड़ा कम है उसको थोड़ा कम चाहिए, किसी का भूख चलो ठीक है जो आ रहा है ओके है, तो उसको थोड़ा एवरेज ही चाहिए। अब मान लो मेरा भूख बहुत ज़्यादा है और मेरे पास सिस्टम नहीं है, मेरे पास एडवाइजर नहीं है, मेरे पास प्रोफेशनल्स नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, तब जाके मैं दूसरे एक आदमी के ऊपर भरोसा कर रहा हूँ जो मैं उनको जानता नहीं हूँ, उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, एक्चुअल में उनको कुछ पता है कि नहीं, और मैं लगा रहा हूँ मेरा औकात से बाहर जाके पैसा। क्योंकि मैंने एक गलती किया है, मैंने 2014-15 में ये सारा गलती किया है जो मैं अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा करना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सुनो सबका, करो खुद का। कि सबका सुन लिया, उसके बाद आपको एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या करना है। सो ये जो आपने बताया ना ग्रिड, ये ग्रिड कभी कम नहीं होने वाला। इसीलिए इन्वेस्टर्स को, जो बिगिनर्स है, उनको सेल्फ कंट्रोल करना आना चाहिए। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट दे शुड फॉलो? प्रिंसिपल मुझे लगता है कि देखिए, पहले तो मैं जो फॉलो करता हूँ, पहले तो कोई भी अगर कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट वन थिंग कि कितना लॉस आपको लेना चाहिए। मान लीजिए आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया, सो एक ट्रेड में आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है? 10,000, 20,000, 25,000। सो एक बार वो आपका ना प्री माइंड पे होना चाहिए एंट्री करने से पहले। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कोई भी कंपनी में हायरिंग से पहले फायरिंग सही कर लो आप। तो वैसे ही कोई स्टॉक्स में एंट्री करने से पहले ना आप एग्जिट के बारे में सोच लो कि पहला प्रिंसिपल है कितना लॉस मैं ले सकता हूँ। अगर मेरा औकात है 10,000 लॉस, मैं उतना ले लूंगा, क्वांटिटी ज्यादा नहीं। अगर मेरा कैपेसिटी है 50,000 तो मैं उतना लूंगा, ज्यादा नहीं। अगर मेरा कैपेसिटी है 1 लाख तो उतना ही मुझे लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पोजीशन साइजिंग सही करना। सेकंड प्रिंसिपल मुझे लगता है शांत रहना है, ज्यादा मार्केट में हड़बड़ी करना। और ये जो जैसे कि मैंने बताया बुल रन पे क्या होता है ना, गाधा घोड़ा सब भागता है। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा कंपनी अच्छा है कि नहीं है, फंडामेंटल ठीक है नहीं है, बहुत सारे फंडामेंटली अच्छा स्टॉक्स है लेकिन वो चलेगा नहीं बुल रन पे, वो धीरे 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 चलता है। बहुत सारे पेनी स्टॉक है जो बहुत जोर से चलता है, ठीक है, लेकिन आपको लगेगा अरे यार वो एनालिस्ट क्या है, वो मेरा वाला स्टॉक भाग गया, उनका स्टॉक, लेकिन जैसे ही बुल रन का ना बबल है ना, बबल खत्म हो जाएगा ना, तो पूरा आपका जो पैसा है डूबने वाला है। तो एटलीस्ट आपको वो सही से आना चाहिए कि मैं अच्छा कंपनी में निवेश करूं, लेकिन इसका भी कोई गारंटी नहीं कि वो कंपनी ठीक से लॉन्ग रन में परफॉर्म करेगा। थर्ड थिंग आप क्लियर रखिए आपके माइंड पे, 1992 पे हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, मार्केट नीचे आया, फिर भी मार्केट चला, बाद में 1639 या 1635 बीच में यही रेंज के आसपास ट्यूलिप मनिया क्रैश हुआ था। तो एक फ्लावर थे, उसका रेट हाई हो गया था, वो भी क्रैश हुआ, फिर भी मार्केट चला बाद में। तो 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन इन द वर्ल्ड हुआ था, 10 साल मार्केट परफॉर्म ही नहीं किया था, फिर भी मार्केट चला। ओके 2001 एंड 2 के आसपास जो .com बबल हुए थे, जहाँ टेक्नोलॉजी कंपनी भाग रहे थे, फिर भी मार्केट क्रैश किया, बाद में फिर से मार्केट चला। 2007-8 का आपको याद ही है, द लेमन ब्रदर फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, बहुत सारे कंपनी कोलैप्स हो गए। सत्यम कंप्यूटर का जो स्कैम हुआ था, उसके बाद मार्केट फिर से चला। डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था मार्केट नीचे था, फिर मार्केट चला। कोविड का जो प्रॉब्लम हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर से मार्केट चला। रिसेंटली जो टैरिफ वाला मामला आया सामने, डोनाल्ड ट्रम्प आने के बाद निफ्टी नीचे आया था, फिर से निफ्टी धीरे धीरे चल रहा है। सो आप और मैं रहूं ना रहूं, मार्केट तो चलने वाला है, पक्का है।
लेकिन यही चीज, यही साइकोलॉजी है कि आप समझ जाओ कि 90% पीपल दे लूजिंग देयर मनी इन स्टॉक मार्केट। दे नो कि यहाँ पे आपको लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन हर बार हर एक बुल रन में अलग अलग लीडर होता है। वो लीडर समझने के लिए ना आपको टेक्निकल का जो हेल्प लेना चाहिए, फंडामेंटल का हेल्प लेना चाहिए। तो मेरा थर्ड प्रिंसिपल यही है, कुछ भी हो जाए मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। आप, मैं और मार्केट तीनों ऊपर ही जाने वाले, ये तो पक्का है, ठीक है। सो आपको एक सोच रखना चाहिए लॉन्ग टर्म। मैं ऐसा सोचता हूँ कि 2040 में, 2045, 2050 में, आज से 10, 15, 20 साल बाद लाइफ को लेके रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि उस टाइम पे अगर उस कंपनी में इन्वेस्ट करके छोड़ देता अच्छा था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में मैंने इन्वेस्टिंग ही नहीं किया, क्योंकि एक टाइम पे क्या होता है ना, इन्वेस्टिंग सीखने के बाद भी आप इन्वेस्टिंग कर नहीं पाते हो, क्योंकि इन्वेस्टिंग जो है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, साइकोलॉजिकल ज्यादा है, टेक्निकल फंडामेंटल थोड़ा कम है। क्योंकि एक टाइम पे जब मार्केट ऊपर जाता है ना, पैसा ग्रो करता है। अब पैसा जब ग्रो होता है ना, मन में खुशी मिलती बहुत कि अच्छा पैसा ग्रो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब पैसा ग्रो नहीं करता है, पैसा नीचे आ जाता है ना, थोड़ा पोर्टफोलियो रेट दिखता है आपको, तो उस टाइम पे लगता है यार देश खराब है, दुनिया खराब है, मोदी जी खराब है, एनालिस्ट खराब है, मैं भी खराब हूँ और मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं आता है। तो एक साइकिल है, एक यूफोरिया रहता है, उसके बाद एक डिमांड आता है, हाइप होता है, फोमो होता है। तो जो आपका स्टार्टिंग का आंसर था ना कि ग्रीड, तो ग्रीड तो कम होगा नहीं। तो ये 4-5 जो मैंने आपको बताया, मैं पर्सनली ये सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ आज के डेट में। प्रदीप जी, ये तो बता दिया आपने प्रिंसिपल्स क्या आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए एंट्री पॉइंट कैसे पता चले कि जी इस लेवल पे एंट्री लेनी है, और उससे ज्यादा जरूरी एग्जिट किस लेवल पे करना है? हाउ डज वन कम टू नो दैट? देखिए, एंट्री और एग्जिट, एंट्री से ज्यादा भी मैं बिलीव करता हूँ कि एग्जिट आपका सही होना चाहिए, बिकॉज एंट्री से तो आप अंदर आ जाते हो, लेकिन एग्जिट से एक्चुअल आपका पैसा होता है। तो एंट्री मैं पर्सनली तब लेता हूँ जब कोई भी कंपनी, मान लो मैं जैसे कि उस दिन इवेंट पे भी आपको बताया था आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो आईपीओ मतलब कोई भी कंपनी का आईपीओ आ गया, आईपीओ आने के बाद तो बहुत सारे लोगों ना एक इंटरप्रिटेशन है कि आईपीओ में ही मुझे पैसा लगाना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। मुझे लगता है कि आईपीओ आने के बाद जो आईपीओ हाई है, अगर उसके ऊपर कोई भी कंपनी सस्टेन हो रहा है, तो मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूज स्टोरी बन रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। तो अगर वो स्टोरी आपको अभी पता नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्राइस एक्शंस में अगर आ रहा है तो बस उसको ट्रेल करते जाओ। तो नंबर 1 है, कोई भी कंपनी आईपीओ आई के ऊपर अगर सस्टेन हो रहा है तो आप एंट्री ले सकते हो। सेकंड, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी कंपनी का अगर मान लीजिए आप वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे एक ब्रेकआउट आ रहा है, तो मैं तो ऐसा देखता हूँ, डेली मीन्स इज लाइक योर डॉटर, अच्छा, वीकली मीन्स लाइक यू, एंड मंथली मीन्स योर मदर। सो बेसिकली सन, फादर एंड ग्रैंडफादर, ये तीनों मेरा कॉन्सेप्ट है। अगर 2 कॉन्सेप्ट जैसे कि फादर एंड ग्रैंडफादर, ये 2 कॉन्सेप्ट अगर सही है ना, तो बच्चे अच्छा होने वाला है। सिंपल। अगर घर में जो है प्रिंसिपल अच्छा होता है ना मम्मी पापा का, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन अच्छा ही होता है, होने का चांसेस बहुत हाई होता है। तो मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि कोई भी कंपनी अगर मंथली बेसिस पे सस्टेन हो रहा है, वीकली बेसिस पे सस्टेन हो रहा है, और कंपनी का पैट अच्छा है, लास्ट 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है, सेल्स हो रहा है, तो ऑब्वियसली उस कंपनी को ग्रो होना है। तो आप देखिए उस टाइम पे एंट्री लीजिए। अब एग्जिट कब लेना है, एग्जिट के लिए मैं एक अलग अलग चीज फॉलो करता हूँ। तो मेनली इन्वेस्टमेंट व्यू से मुझे लगता है कि कोई भी कंपनी का अगर एक सपोर्ट लेवल, क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, ज्यादा मैं टेक्निकल फंडामेंटल दोनों देखता हूँ, मैं टेक्निकली ज्यादा देखता हूँ। कोई भी कंपनी मान लीजिए 200 जो डीएमए होता है, डेली मूविंग एवरेज, लास्ट 200 डीएमए क्या था, अगर उसके नीचे क्लोजिंग हो रहा है, मेजर कोई सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, तो उसके नीचे अगर चले जाता है, मैं नहीं रहता हूँ। क्योंकि आपको इस मार्केट में जीतने के लिए उसी लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा जो ग्रोइंग है। आपको जिंदगी में जीतने के लिए ऐसे लोगों से आपको नेटवर्क करना पड़ेगा जो लोग आगे जा रहा है। आपको लाइफ में सही और सटीक रहने के लिए पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना पड़ेगा। सिंपल। आपको मार्केट में जीतने के लिए जो ट्रेंड है, आप ट्रेंड के साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आप ट्रेंड में बनता है। डाउन ट्रेंड में जो शॉर्ट सेलर होता है, ट्रेडर्स होता है, वो लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द रिटेलर जो है बाय एंड होल्ड टाइप्स का होता है। कि मोतीलाल ओसवाल का एक कोटेशन है कि बाय राइट सिट टाइट, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि वो अच्छा है। सो अच्छा कंपनी चूज करो, उसके बाद ट्रेल करते जाओ और थोड़ा अलर्ट रहो, और जो बिजनेस आपको समझ में आता है उसी बिजनेस में पैसा लगाओ। किसी बिजनेस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नहीं ये बिजनेस कैसे चल सकता है, ऑपरेशन कैसे हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग है या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, रेवेन्यू मॉडल क्या है, अगर मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं नहीं इन्वेस्ट करता हूँ। सिंपल। प्यार उससे करना चाहिए
जिसको आप समझते हो, नहीं तो 2 दिन का जानने से अगर प्यार करते हो ना तो डिवोर्स का चांसेस बहुत हाई होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कि स्टॉक के साथ भी सेम चीज है, पास्ट परफॉर्मेंस को देखो क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस अगर सही नहीं है तो फ्यूचर परफॉर्मेंस भी सही नहीं होने वाला। जी प्रदीप जी, ये तो बड़ी अच्छी एडवाइस हो गई। आपने बातों बातों में आईपीओ का जिक्र किया, तो ये मुझे बताइए कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने को लेकर व्हाट डू यू थिंक, वन शुड इन्वेस्ट और नॉट? और दूसरी बात, इन्वेस्ट करते वक्त ऐसे कौन से सारे क्रेडेंशियल्स हैं जो आपको टिक मार्क कर लेने चाहिए बिफोर यू इन्वेस्ट इन एन आईपीओ? देखिए, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना वो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट अभी कौन सा सिचुएशन में है। ऐसा मैंने मेरे एक्सपीरियंस से देखा है, मार्केट बहुत बढ़िया है, कंपनी खराब है, फिर भी 20% लिस्टिंग गेन, 30%, 50% लिस्टिंग गेन, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा है, लोग पैसा डालना चाहता है लोगों के पास। और एक चीज तो मैंने देखा है, लोगों के पास पैसे का कमी नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे लोग आता है, उनके पास 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ भी कैश लेके बैठा है आदमी की कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि नहीं पैसा नहीं है, ऐसा नहीं, पैसा बहुत है लोगों के पास, ठीक है। तो देखिए सिंपल, आप कौन सा टाइम में इन्वेस्ट कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी जो है बुल मार्केट चल रहा है, तो बुल मार्केट पे ना मैंने आपको बताया कि गाधा घोड़ा, थोड़ा मैंने ऐसा वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि बहुत सारा कंपनी है कि जो अच्छा नहीं कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट 2 दिन में ही 2-4 कंपनी आ रहा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कंपनी का लास्ट 4-5 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना बहुत खराब है। अल्टीमेटली ऑपरेशन में लॉस कर रहा है, डिप्रिसिएशन ज्यादा है, उसके बाद ईयर टू ईयर बेसिस पे लॉस्ट है, पैड कुछ नहीं है, नीट लॉस में फिर भी आईपीओ लेके आ रहा है। अब उस कंपनी का भी मुझे लगता है कि एक बार 15 to 20% जो है ग्रे मार्केट पे लिस्टिंग होने वाला है, मतलब अपना ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है, लिस्टिंग गेन होने वाला है। सो एक तो चीज है आईपीओ को लेके कि कौन सा टाइम पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि बुल मार्केट जब चलता है तो आप इन्वेस्ट कीजिए, उसमें ज्यादा आपको रिटर्न होने का चांसेस होता है। लेकिन मान लीजिए बीआर मार्केट चल रहा है, अच्छा नहीं है मार्केट एकदम खराब हो रहा है, ठीक है, क्रैश है मार्केट, और एक बहुत अच्छा कंपनी का लिस्टिंग उस दिन कर रहे हो, फंडामेंटल टेक्निकल सब अच्छा है, टेक्निकल तो अभी बाद में आएगा, फंडामेंटल अच्छा है, लेकिन वो कंपनी चलेगा नहीं उस दिन क्योंकि माहौल खराब है। सो इसीलिए आपका संगत कैसा है देखना पड़ेगा, संगत के ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज योर एसोसिएशन इज एवरीथिंग। इफ यू आर कहते हैं ना कि इफ यू आर इन ए रूम एंड यू आर द स्मार्टेस्ट पीपल इन द रूम, सो यू आर इन ए रॉन्ग रूम। सो सिंपल ऐसे अप्लाई टू ऑल्सो मार्केट, इसे साइकोलॉजी है कि मान लीजिए अभी माहौल अच्छा है तो कोई भी कंपनी में पैसा लगाओ, मैक्सिमम 80% 70% चांसेस है लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। अगर मार्केट अच्छा नहीं है, सिनारियो अच्छा नहीं है, अच्छा कंपनी में भी इन्वेस्ट करके पैसा नहीं बना सकते। तो एक तो चीज क्लियर है, आपको इन्वेस्ट करना है अच्छा कंपनी जिसका रेवेन्यू, सेल्स एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड और मार्केट भी अच्छा है। अगर आप चाहते हो तो उस टाइम पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ। ऑलराइट प्रदीप जी, तो हो गई आईपीओ की इन्वेस्टमेंट की बात। अब मेरे पास कुछ एक डेटा है, मैं आपको बताती हूँ। एक मज़ेदार बात है कि 2500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स लोगों के लिए अवेलेबल हैं और 5000 के करीब लिस्टेड स्टॉक्स हैं, जिनमें से करीब 2000 स्टॉक्स ही ज़्यादातर ट्रेडिंग में हम देखने को मिलता है। तो ऐसे में इतने सारे ऑप्शंस जो हैं लोगों के पास, तो कंफ्यूजन कैसे दूर करें कि कहाँ इन्वेस्ट करें कहाँ नहीं? ये मैंने तो सिंपल सा एक रूल बनाया, ये तो 5000 स्टॉक है, ऐसे मैंने 4500 स्टॉक साइड कर दिया जिसका अच्छा। फंडामेंटल और टेक्निकल सही नहीं है। तो 4500 जो स्टॉक है 4500 ये मैंने अलग कर दिया, ओनली फॉर 500 स्टॉक मेरा लिस्ट पे रहता है। अब उसी 500 का जो रूल्स है ना, पहले तो मेरा रूल्स है मार्केट कैप, सेकंड रूल्स है प्रॉफिटेबल कंपनी, थर्ड रूल्स है ग्रोइंग होना चाहिए, फोर्थ रूल्स है डेट थोड़ा कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कंपनी में डेट नहीं है, बहुत सारे कंपनी है जिसके पास डेट बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा कम होगा तो चलेगा। 6 प्राइस टू बुक वैल्यू, इंडस्ट्री का कितना है और स्टॉक का कितना है, तो ऐसा कुछ फंडामेंटल्स पैरामीटर्स मैंने सेट कर लिया। सेकंड मैंने आपको बताया प्रोमोटर होल्डिंग बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद टेक्निकली अगर मूविंग एवरेज, जो मेजर मूविंग एवरेज हम फॉलो करते हैं, 200 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज एंड उसके बाद 20 मूविंग एवरेज, इस सब के ऊपर अगर ट्रेड हो रहा है तो पॉसिबिलिटीज वहाँ पे ज्यादा होता है। तो मेरा एक स्क्रीनर है स्पेशली, कि मैंने कभी की कोई भी प्लेटफॉर्म में मैंने ऐसे बताया नहीं, लेकिन मेरे पास एक स्क्रीनर है, मैंने बहुत मेहनत करके बनाया वो स्क्रीनर। अच्छा, वही ये तो आई थिंक नई बात पता चल रही है। यस, सो स्क्रीनर में ना ऑटोमेटिकली मेरे पास एक लिस्ट आता है, फंडामेंटल स्कैन होके, टेक्निकल स्कैन करके, तो मैं ओनली फॉर 500 स्टॉक को ट्रैक करता हूँ। 500 स्टॉक्स में से
हार्डली मेरे टॉप लिस्ट में रहता है 100 स्टॉक्स, और 100 में से हार्डली मान लीजिए नेक्स्ट 1 महीना, 6 महीना और नेक्स्ट 10 महीने में, 1 साल में मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटीज है, वही 20, 25, 30, 50 स्टॉक्स को लेके मैं काम करता हूँ। तो मेरा स्ट्रैटेजी सीक्रेट यही है, मैंने खुद का एक बना लिया है। मैं वॉल्यूम एनालिसिस करता हूँ, मैं जो टेक्निकली RSI एंड जो अलग अलग इंडिकेटर्स है, मैकडी है, मैं सारे इंडिकेटर्स को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, वही अपना डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे यूज़ करके। बहुत कभी कभी मैं पैटर्न भी फॉलो करता हूँ कि कहीं पे मान लीजिए मेरा फेवरेट पैटर्न है काप एंड हैंडल्स पैटर्न। तो बेसिकली जब हम कॉफी पीते हैं ना, तो काप एंड जैसे ही काप होता है तो उसका एक हैंडल भी होता है, टेक्निकली भी ऐसे पैटर्न बिल्ड होता है। और हिस्ट्री में जाके हमने एनालिसिस करके देखा कि वीकली बेसिस पे जब काप एंड हैंडल पैटर्न बिल्ड होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, तो काप एंड हैंडल पैटर्न हो गया। जब मान लीजिए कोई एक सैंडविच पैटर्न बिल्ड हो रहा है तो उस टाइम पे क्या हो गया, मान लीजिए कभी ऐसा भी होता है डबल टॉप ब्रेकआउट आ रहा है, कोई भी कंपनी मान लीजिए ऊपर जाता है ऐसा, फिर नीचे आ जाता है, फिर से एक डबल टॉप क्रिएट करता है, उसके बाद का जो ब्रेकआउट है वो कैसा होता है। सो वही मेरा 500 स्टॉक्स में से मैं एवरी वीक 100 स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, और 100 स्टॉक्स में से स्पेशल और 50 स्टॉक्स को रखता हूँ। वही 50 स्टॉक्स में से स्पेशल और 5, 7, 10 स्टॉक्स को मैं सिलेक्ट करके रखता हूँ। वहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा अपना अपना रूल्स है, सेटअप है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है, वो स्टॉक तो मतलब कल अगर मान लो नेक्स्ट 15-20 दिन में नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि टुमारो क्या होने वाला है, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन एक पॉसिबिलिटीज बन सकता है जहां पे मैं इतना रूल्स सेटअप कर रहा हूँ कि इंडियन इकोनॉमी ऊपर जा सकता है, इकोनॉमी के कौन से रेजिम में हम हैं, ये सब कुछ प्रेडिक्ट करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद स्क्रीन सेट पे कर रहा हूँ, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज थोड़ा ज्यादा हाई रहता है। तो मेरा सीक्रेट तो मैम यही है। चलिए बढ़िया, सीक्रेट इज आउट ऑफ द बैग नाउ। प्रदीप जी, लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट सेफर माने जाते हैं, पर जो मल्टी बैगर स्टॉक्स हम देखते हैं निकलते हैं जिनमें लोग काफ़ी पैसा बनाते हैं, वो स्मॉल कैप या मिड कैप में से निकलते हैं। तो पैसा बनाने का सही इन्वेस्टमेंट क्या है? देखिए दोनों ही सही है। अब मुकेश अंबानी भी सही है, गौतम अदानी भी सही है, और मुझे लगता है कि जो आज के डेट में बहुत सारे स्टार्टअप है वो भी सही है। ऑब्वियसली जो फर्स्ट जनरेशन स्टार्टअप है, जिनके पास $1 बिलियन मल्टी मिलियन कुछ नहीं है, तो वही जाके कल को जाके बिलियनियर बनता है ना। सो मुकेश अंबानी के पास तो है, बहुत सारा पैसा है। तो अभी मुकेश अंबानी का मान लीजिए बेटी ईशा अंबानी जी एंड आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, तो पीपल नो दे आर बिलियनियर, तो उनको लेके ज्यादा हाइप होने का भी कुछ नहीं है, पीपल नो दे आर बिलियनियर। अब हाइप वहाँ पे हो रहा है, मान लीजिए जीरोदा का जो CEO है, उन्होंने एकदम लास्ट 10 साल में 15 साल में आग लगा दिया मार्केट में, है ना, राइट। नितिन और निखिल 2 भाई ने मिलके बिलियनियर बन गए। तो ऐसे सारे बहुत सारे यंगेस्ट बिलियनियर अभी आज के डेट में बन रहा है, राइट। सो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप में जो स्पेशल है ना, कि छोटा छोटा कंपनी कल को जाके बड़ा बनेगा, लेकिन बड़ा कंपनी के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं रहता कि और बड़ा बनने का। क्योंकि आज के डेट में आप देखेंगे एप्पल तो हो चुका है, लेकिन वही एप्पल नेक्स्ट 5 साल में उसका बहुत कुछ नहीं होने वाला। एक क्या होता है, सेट हो जाता है कि 20% CAGR, 15% CAGR, 25% ऑफ ग्रोथ एक सेट हो जाता है। लेकिन स्मॉल कैप जो होता है ना, स्मॉल कंपनीज, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलता है। मतलब आपने अगर सही से कोई स्मॉल या तो मिड कैप चूज कर लिया ना, वहाँ पे मल्टी बैगर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आप देखेंगे मैक्सिमम जो ROI होता है ना, वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप आपको देता है, लार्ज कैप थोड़ा कम देता है, लेकिन लार्ज कैप के साथ सेफ्टी बहुत है, लेकिन स्मॉल कैप के साथ सेफ्टी थोड़ा कम है। सो आपको देखना है कि आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, उसके हिसाब से आपको जाना है। अगर मुझे थोड़ा सेफ जाना है, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, मुझे थोड़ा अगर रिस्क लेना है, एग्रेसिव होना है, तो थोड़ा मुझे ज़्यादा स्मॉल कैप के साथ जाना है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से थोड़ा दूर रहने की सलाह देते हैं, कहते हैं इतना सेफ नहीं है। पर FNOs को क्रैक करने की ट्रिक क्या है? अब आई डोंट नो, मैं FNO एक्सपर्ट नहीं हूँ, एंड मैंने FNO में बहुत ट्रेड किया। मुझे जो समझ में आया कि FNO में अगर पैसा बनता है, अगर कोई बनाता है, वो ऑप्शन राइट करके, ठीक है। एक तो होता है ऑप्शन बाइंग, एक होता है ऑप्शन सेलिंग। एंड ऑप्शन सेलिंग करके, ऑप्शन हेज करके, ऑप्शन राइटिंग करके बहुत पैसा लोगों ने बनाया। एंड ऑप्शन बाइंग का भी एक्चुअल में ऑप्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, फ्यूचर ऑप्शन का कॉन्सेप्ट हेज करने के पर्पज से लॉन्च हुआ था ऑप्शन, कि आप मान लो लॉन्ग पे हो, आप एक इंश्योरेंस लेना चाहते हो, लाइक मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है कि मान कहीं पे कुछ हो गया तो हेल्थ इंश्योरेंस करके रखा हूँ, तो सपोर्ट मिल जाता है इमीडिएटली, वो प्रीमियम खर्चा नहीं होता है। तो सिंपल, अगर आपका 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है, आप हेज करने के लिए ऑप्शंस को यूज करो, है ना, फ्यूचर को यूज करो,
तो फिर क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो जो होता है डाइवर्सिफाइड होता है, बैलेंस होता है। लेकिन अभी लोगों ने कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। लोगों को लगता है मैं छोटा सा एक प्रीमियम दूंगा और करोड़पति। वही है अक्षय कुमार का 7 करोड़, ठीक है। वो जो इंट्राडे ट्रेडिंग टाइप्स, ठीक है। जितना ज्यादा इंटरडे करोगे, जितना ज्यादा फ्यूचर ऑप्शन करोगे, एज पर द सेबी स्टडी, एंड मैंने भी जितना देखा है, लोगों का लॉस ही होता है। मैं बहुत पहले ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग करता था, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द ऑप्शन ट्रेडिंग, मैं तो ज्यादा कंफर्टेबल सक्सेसफुल हूँ अपना ऑप्शन राइटिंग पे, ऑप्शन हेजिंग पे, नॉट ऑप्शन बाइंग पे। ऑप्शन बाइंग बहुत रिस्की है। जब आप ऑप्शन राइट करते हो ना, तब आपके पास टाइम होता है, तब आपके पास रिस्क जो होता है थोड़ा बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट कर पाते हो, एक स्ट्रैटेजी बना लेते हो। लेकिन ऑप्शन जब आप बाई करते हो ना, उस टाइम पे मान लीजिए एक्सपायरी डेट आता है, उसके हिसाब से आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा, चाहे वो ऑप्शन ऊपर जाए नीचे जाए, व्हाटएवर, एक टाइम फिक्स टाइम है। तो ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन पे लोगों का लॉस है। और आपने जो पहली बार बताया ना कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि फ्यूचर ऑप्शन में लॉस होता है, ऐसा नहीं है, रियलिटी उल्टा है। बहुत सारे लोग ही आपको जो है बताएंगे फ्यूचर ऑप्शन में आ जाओ, इतना पैसा लगाओ, इतना हो सकता है। मतलब हमारे कंपनी, हम भी कभी फ्यूचर ऑप्शन में कॉल ही नहीं देते, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों का पैसा लॉस हो रहा है। और जहां पे लॉस हो रहा है, मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा है कि आप उसको देखिए कैसे आप एज ए इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दे सकते हो, बस उतना कीजिए जितना जरूरत है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनका भी मानना यही है कि फ्यूचर ऑप्शंस पे मैक्सिमम लोगों का लॉस होता है। तो मुझे लगता है कि जो बिगिनर है उनको समझना चाहिए, ज्यादा हाइप में आके किसी का बात सुन के फ्यूचर ऑप्शंस पे निवेश नहीं करना चाहिए। आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ आपका पोर्टफोलियो हेज करने के लिए सही है। बाकी अलग अलग लोगों का मैम अलग अलग इंटरप्रिटेशन, बट आई एम नॉट कनेक्टेड विद द फ्यूचर ऑप्शंस मच। ओके, बतौर इन्वेस्टर एंड अगर स्टॉक मार्केट में करियर पॉइंट ऑफ व्यू से शुरुआत करनी है, तो आज कैसे शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है एज ए कैरियर अगर स्टॉक मार्केट को, क्योंकि बहुत सारे यूथ है, दे आर कंफ्यूज्ड कि मुझे क्या होना है इन दिस प्रोफेशन। यू जस्ट बिकम ए रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, पीएमएस फंड मैनेजर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, फिनेंशियल मार्केट ट्रेनर। बिकॉज अभी यूएस में देखेंगे मोर देन 50% पीपल दे हैव इन्वेस्टेड इन यूएस मार्केट, है ना। वो लोग कितना डेवलप है। इन इंडिया पे आप देखोगे आज के डेटा के हिसाब से 145 करोड़ से ऊपर जनता है, लेकिन स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल लिटरेसी उतना है नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ, मान लीजिए, एडुकेशन उतना है नहीं है गवर्नमेंट के तौर से भी। एंड आजकल तो थोड़ा बहुत जो फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर है उनके लिए आजकल थोड़ा बहुत जो है ज्यादा लोगों को पता चल रहा है, हाँ, क्योंकि ज्ञान जो है, एडुकेशन जो है फ्री हो चुका है, लेकिन फिर भी दे आर कंफ्यूज्ड कि क्या करना है। तो मुझे लगता है कि फंड मैनेजर्स, रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड एज ए ट्रेनर, एज ए एडुकेटर, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। और हमें चाहिए भी ऐसा यूथ और ऐसा रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, क्योंकि अगर ये ज़्यादा नहीं होने वाला है ना, तो मार्केट में और अवेयरनेस नहीं होने वाला। क्योंकि देखेंगे आप 140 करोड़ लोग हैं, रिसर्च एनालिस्ट सेबी के साथ ओनली फॉर 1605, 1605 इज मेन एक्चुअल नंबर करेंटली सेबी के साथ जो रजिस्टर्ड है। अब अनरजिस्टर्ड तो करोड़ों सब लोग बोल रहे हैं मैं ही एनालिस्ट हूँ, लेकिन रजिस्टर्ड है सेबी के साथ ओनली फॉर 1600 लोग। सोच लो आप कितना बड़ा मार्केट है ये, जहां पे हजारों करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है डेली इतना हो रहा है, लेकिन सेबी के साथ रजिस्टर्ड है ओनली 1605। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है एंड स्टूडेंट को इनके बारे में सोचना चाहिए और इसी फील्ड में तो डेफिनेटली आना चाहिए। प्रदीप जी, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आई नो यू हैव अ वेरी टाइट शेड्यूल, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करके। एंड मेरा थोड़ा गला खराब है, आई होप तबीयत भी खराब है, फिर भी लोग देखेंगे एंड प्यार देंगे। और थैंक यू मैम अगेन मुझे इन्वाइट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रदीप जी, डीआरएस इनसाइट्स के लिए आप कोलकाता के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज दीजिए। मैं तो बोलूँगा डेफिनेटली आप लोग वॉच कीजिए। एंड नेहा मैम को मैं जानता हूँ, उनसे बात किया। नेहा मैम का स्टोरी भी बहुत एक स्ट्रगल भरा रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। आई होप आपको देखना चाहिए। मैम भी अलग अलग जो है एनालिस्ट को लेके आ रहे हैं मैम के प्लेटफॉर्म में, तो डेफिनेटली आप सबको देखना चाहिए एंड नेहा मैम के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर लेना कि कैसा लगा आपको इस पॉडकास्ट, और डेफिनेटली आपको सपोर्ट करना चाहिए। मेरा तो मैम मानना ऐसा है, क्योंकि आई बिलीव वन थिंग, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। मेरा एक मेंटोर ने मुझे बताया था और उसके बाद मैं तो और एक्टिवली काम कर रहा हूँ और आप भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपको। थैंक यू प्रदीप जी, लेकिन बंगाल वालों के लिए तो बांग्ला में होना चाहिए ना मैसेज।
হ্যাঁ, বাঙালিদের জন্য এটাই বলবো আমি এক্স্যাক্টলি কি আপনারা ফলো করুন ম্যাডামের চ্যানেল, এবং আপনারা जो है বিআরএস ইনসাইটকে প্রত্যেকদিন দেখুন, সাবস্ক্রাইব করুন। অনেক ভালো ভালো ইনফরমেশন ম্যাম আপনাদের জন্য নিয়ে আসছে প্রত্যেকদিন, আলাদা আলাদা অ্যানালিস্টদের নিয়ে, এবং যেখানে আপনারা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইস থেকে শুরু করে ফিনান্সিয়াল মার্কেটের যে ইনফরমেশন সেগুলো কিন্তু আপনারা প্রত্যেকটা জিনিস পাবেন। সো ফলো করতে ভুলবেন না। এবং নেহা ম্যামও প্রচুর স্ট্রাগল করে চ্যানেল বিল্ড করছে এবং প্রচুর মেহনত করছে, যে মেহনতকে আপনারা সাপোর্ট করাটা খুব দরকার বলে আমি মনে করি। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান, এবং অবশ্যই নিচে কমেন্ট করতে ভুলবেন না যে কেমন লাগলো। ম্যাম তো এসে চেক করে, তার সাথে সাথে আমিও এসে চেক করব, এবং দেখা হবে আপনাদের অন্য কোনো ভিডিওর সাথে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, থ্যাংক ইউ। अरे वाह, व्हाट नाइस थिंग। आई होप अच्छा ही बोला।